हेलो। राम राम सर। राम राम भैया। हाँ, हेलो। राम राम। राम राम भैया। राम राम भाई। राम राम भाई। हेलो। तो हेलो। कुछ तो ऑर्गेनो हाँ जी। आ रही है, आवाज आ रही हाँ है। हाँ, राम राम भाई सबको। सबको बहुत बहुत नमस्ते। आज ऑर्गेनन ही है अमितपाल भाई। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर साहू सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते डॉक्टर सर, गुड मॉर्निंग। दीपांशी बिटिया बहुत रेगुलर है, गुड मॉर्निंग बेटा। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर पूजा। तो वैसे भैया है जी। काफी बच्चे रेगुलर है पूजा में। हाँ तो पूजा भी। काफी बच्चे रेगुलर। सर। राम राम। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और ठीक। मैं एक बात बताऊं दोस्त, मैं एक चीज महसूस कर रहा था कल। जी। रेगुलरिटी का एक फायदा ये होता है कि हमेशा बहुत अच्छा खाना नहीं बनता किचन में, लेकिन अगर आप लगातार अटेंड करोगे तो कभी कभी बहुत अच्छा खाना बन जाता है। क्यों सर, साहू सर? अभी हाँ सर, बिल्कुल। है ना, कई बार टॉपिक वैसे इतना अच्छा खुल के आ जाता है तो मजा आ जाता है कभी कभी ना। हाँ, कुछ कह रहे सर सर आप? मैं तो सर कई बार जो है अपना जो नॉलेज जो शेयरिंग ये वाला जो है सेशन, जी इसमें सर। मैं बड़ा मतलब अभिभूत हो जाता हूँ, सुन के बड़ा ग्लैड हो जाता हूँ। हाँ हाँ, वो अभिभूत वर्ड आपका, बिल्कुल मैं वही हूँ आपके साथ। एक जी अभिभूत होने की फीलिंग आ जाती है। और ये इसलिए होती है सर, क्योंकि जब हम एक साथ मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा सबका अपना अपना जो नजरिया जुड़ जाता है ना सर, उसके साथ, उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे। तो वो जी उसे सर, वो बिल्कुल उसे सर। अद्भुत बना देता है एक्चुअल में। कुछ अमित पाल बोले, कुछ आप बोले, कुछ अमित शर्मा भाई बोले, कुछ हमारे मेरी तरफ से आया, कुछ दीप शिखा इन बच्चों की तरफ से आया। तो वो टॉपिक पूरा होता है एक्चुअल में ग्रुप डिस्कशन से। तो इसलिए बिल्कुल सर। वो सबके लिए बहुत ही अद्भुत होता है और बहुत ही पूरापन आ जाता है उसमें से। और मैं बताऊं आपको, अमित भाई के दिमाग में वही एकदम लाइनें आ रही होंगी। लेसर राइटिंग में डॉक्टर हैनीमैन साहब की एक जगह उन्होंने लिखा है कि ये ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है डॉक्टर साहू सर, कि कोई एक बंदा कितना भी सुपर इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इसको अकेला वो नहीं कर सकता। इसको पूरी तरह से इसको आत्मसात अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। हाँ, सो वास्ट सब्जेक्ट बताते हुए कि इसमें इसको मिलके ही पढ़ना होगा। हैनीमैन साहब का ये लाइनें हैं, मैं भाव बताया आपको। ये लेसर राइटिंग में है। और मुझे पेज भी नंबर याद आ रहा है थोड़ा सा, इटैलिक्स में, लैटिन वर्ड में जो IV 4th नंबर पेज है, उस पे लाइन है, नीचे की तरफ कहीं वो है पैराग्राफ। तो ये इसलिए हम अभिभूत हो जाते हैं सर, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सर। हाँ, कोई भी चीज पूरा हो जाती है तो वो हमें पूरी तरह से और अपनी लगने लगती है, वो लाइनें, वो पहलू उसका। तो आज ऑर्गेनन है। और जी। ऑर्गेनन में कौन सा एफोरिज्म है भाई अमित? मेरे ख्याल नंबर 12 होना चाहिए हाँ, मेरे ख्याल 11 से। हो गया था। योरिन। सब लोग आ गए? डॉक्टर दीप शिखा, सिमरन, राम राम। जी जी जी, बस हाँ, राम राम सबको। राम राम भाई, एक बार फिर सबको बहुत बहुत नमस्ते। तो हमारा ये हाँ बिल्कुल 7 फुटनोट उस दिन एक साथ निपट गया, इसकी भी मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन तो, क्योंकि काफी बड़ा है ना ये फुटनोट 7। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हाँ जी, हाँ जी। 12 अफोरिज्म से चलेंगे। डेट है आज 9 अच्छा। 9 जनवरी 2025। चले आगे पढ़े। जी बिल्कुल।
तो इसमें कह रहे हैं 12 एफोरिज्म में कि इट इज द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन दैट प्रोड्यूस डिजीजेस। हम्म, ये एकमात्र मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी ही है अकेली जो डिजीज प्रोड्यूस करती है। 8 नंबर फुट नोट है इस पे, यहीं का यहीं पढ़ेंगे इसको। क्या कह रहे हैं इस लाइन में, ये 8 नंबर फुट नोट में कह रहे हैं हाउ द वाइटल फोर्स कॉजेज द ऑर्गेनिज्म टू डिस्प्ले मोर्बिड फिनोमिना, दैट इज हाउ इट प्रोड्यूसेस डिजीज। हम्म, It would be of no practical utility to the physician to know and will forever remain concealed from him। यहां तक ये लाइन पूरी हुई है लगभग। कह रहे हैं कि वाइटल फोर्स किस तरह से ऑर्गेनिज्म को डिस्प्ले कर रहा है मॉर्बिड फिनोमिना में। हम्म, दैट इज हाउ इट प्रोड्यूस डिजीज, कहने का मतलब है कि डिजीज कैसे पैदा करता है, अंदर क्या होता है, क्या प्रोसेस गुजरता है। कह रहे हैं इट वुड बी नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू द फिजिशियन टू नो। हम्म, इसको जानना किसी फिजिशियन के लिए कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी का भी नहीं है, कोई इसकी प्रैक्टिकल उपयोगिता नहीं है फिजिशियन के लिए कि भाई अंदर क्या हो रहा है, कैसे क्या रिएक्शन होती है, कैसे कौन सा किससे जुड़ के इमोशंस क्या बना रहा है। एंड आगे की बात कह रहे हैं एंड विल फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम। अगली बात ये कह दी कि ये हमेशा फिजिशियन से कंसील भी रहेगा। इसे तो कौन जानता है मितपाल भाई, केवल प्रभु, केवल वो लॉर्ड। जिसने बनाया वही जानता है कि अंदर क्या क्या। फिर फिजिशियन क्या जानता है, फिजिशियन जानता है बाहर आने वाले सिम्टम्स, बाहर आने वाले साइन, बाहर आने वाला प्रेजेंटेशन उस पार्ट पर, उस सिस्टम पर, उस ऑर्गेनिज्म में। ओनली व्हाट इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू नो ऑफ द डिजीज and what is fully sufficient for enabling him to cure it has the lords of life revealed to his senses। एनीमैन साहब कह रहे हैं कि फिजिशियन के लिए क्या जानना आवश्यक है डिजीज के बारे में, जो कि उसको फुली सफिशिएंट बना देगा, क्योर करने के लिए लायक बना देगा। वो प्रभु ने, वो लॉर्ड ऑफ लाइफ ने, इसको वाइटल फोर्स भी कह लो या प्रभु कह लो, वो लॉर्ड ऑफ लाइफ ने उसकी सेंसेस के सामने रिवील कर दिया है उतना, इस रूप में, साइन एंड सिम्टम के रूप में, टोटलिटी के रूप में। तो लबोलबाब 8 फुट नोट 8 का ये है कि किस तरह से अंदर प्रोसेस होता है इंटीरियर ऑर्गेनिज्म में। इस उस पे ना तो उसकी साइंटिफिक बहुत ज्यादा नॉलेज फिजिशियंस के फायदे की है, और ना ही वो उसे पूरी तरह से समझ सकता, और जो उसे क्योर करने लायक बना देगी जानकारियां, वो उतनी जानकारियां लॉर्ड ऑफ लाइफ जो है उसकी सेंसेस के सामने प्रकट करा देता है साइन एंड सिम्टम के रूप में। और क्या चाहिए उसे। और मजे की बात यह है कि वो जानना क्यों संभव नहीं है, जानना क्यों संभव नहीं है, तो ये फुटनोट नंबर 13 यही पढ़ लें एक बार हम। फुटनोट नंबर, क्योंकि नीचे की लाइन पढ़ूंगा मैं केवल फुटनोट नंबर 13 की। इसलिए नहीं जान सकता कोई भी फिजिशियन, क्योंकि उसमें कह रहे हैं जो ये लोग बोलते हैं ना कि हम जान गए क्या क्या होता है, जीन्स में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है,
ये जो कोशिश करते हैं ये बताने की कि हम शरीर को पूरी तरह से जान गए हैं, तो वो कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि 50 years एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉर्ट, इस तरह का उनका जानने का 50 साल का एक्सपीरियंस भी, ऐसे समझो। मैं लाइन पहले पढ़ूं तब बताऊंगा। और इसमें 50 years एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉर्ट is like 50 years of looking into a kaleidoscope filled with unknown colored objects and perpetually turning round thousands of ever changing figures and no accounting for them। यहां दोनों बात आ गई। यहां उन लोगों के लिए भी कहा जो अपना आपको दंभ भरते हैं कि हम जान गए शरीर के बारे में। कहते हैं कि ये जो क्लिडोस्कोप की तरह से हमारे शरीर में, क्लिडोस्कोप बोलते हैं घूमती हुई एक दूरबीन, क्लिडोस्कोपिक पिक्चर घूमती ऐसी ऐसी क्लिडोस्कोप को कुछ ऐसे ले लो जैसे कभी हम कहीं मेले में जाते हैं, वहां एक टनल में को गुजरते हैं जिसमें एक घूम रहा होता है चक्रा, और हमारे चेहरे उसमें शीशे लगे होते हैं, तो बदलती रहती है हमारे चेहरे की आकृति लगातार। हाँ, बस एक वो भी होता है जो कैलिडोस्कोप, जो जिसमें चूड़ियां कांच का बना होता है और हाँ अंदर चूड़ियां भरी होती हैं, उनको घुमाते हैं तो अलग अलग शेप्स, हाँ हाँ, वही है बेटा, बिल्कुल है वही। मैं तो उसको एग्जाम्पल को इसलिए लाया था क्योंकि वो उसमें भी फिगर चेंज हो रही है, जो मेरा एग्जाम्पल है। और जो आप कह रही हैं ये असली में वही है जो उसमें चूड़ियां डाल देते हैं। और ये कान्हा ने बनाई थी एक बार, इसमें 3 मिरर का ट्रायंगल बनाया था। हाँ जी, हाँ जी, 3 मिरर का लेके पट्टी लेके 3 शीशों की, उनको अगर आपस में जोड़ देंगे, ट्रायंगल बना देंगे, तो जब उसमें झांकेंगे तो उसमें ये क्लिडोस्कोपिक फिगर्स बनती हैं जो। और उसने कुछ बनाया था वो घूमने का भी, उसमें अगर उसे घुमाते थे तो वो मतलब टर्न होने के बाद हजारों आकृतियां बदल रही थी उसमें। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी बायोकेमिस्ट्री में प्रतिक्षण हमारे शरीर में बायोकेमिस्ट्री हमारी चेंजेबल है, डायनेमिक है। पल पल हमारे अंदर नए नए न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, पल पल हमारे अंदर बायोकेमिस्ट्री के नए नए मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके लिए हनीमैन साहब कह रहे हैं कि इतनी सारी जो ये जो फिगर्स हैं, ये जो रिएक्शंस हैं, ये अनअकाउंटेबल हैं किसी के लिए भी। और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम जान गए शरीर में क्या से क्या होता है। तो कह रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस का, ऐसी कोशिश के 50 साल बाद भी, 50 साल का तजुर्बा भी उसका ऐसा समझो कि वो एक क्लिडोस्कोप में झांक रहा है, देख रहा है, जिसमें अननोन कलर्ड की अनगिनत ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टी कलर अननोन कलर्ड की, और वो भी घूम रही हैं, हमेशा चेंज हो रही हैं, क्षण क्षण प्रति क्षण। उन फिगरों को जैसे कोई कह दे कि मैंने जान ली जितनी भी फिगर है इस क्लिडोस्कोप में, ऐसे ही समझो वो ये कह रहा कि मैंने जान लिया इस शरीर में क्या क्या घट रहा। तो ये है। और बेसिकली मैं इसलिए आया था इस पे 13 नंबर पे, क्योंकि इसको जानना ही असंभव है जो इसमें लिखा है ना, कि वो उसको जान भी नहीं पाएगा। एंड विल फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम, उससे हमेशा वो कंसील्ड ही रहने वाली हैं, और उसे केवल और केवल लॉर्ड ऑफ लाइफ ही जानता है। हनीमैन साहब कहीं कह रहे हैं कि ये उसने पेटेंट करा रखी है अपने लिए, ये फैकल्टी, ये जानना। अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए थे हम, मगर याद आ रहा हो डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपसिक, जी 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 कि ये उसने पेटेंट करा रखी है अपनी, ये ह्यूमन सेंसेस के दायरे की बात ही नहीं है। हम्म, तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी बुक्स लिख दी हैं, हमने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं कि यही होगा, इसके बाद
यही होगा, मोटा मोटा आंकड़ा तो लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, लेकिन क्या घट जाए, कब क्या घट जाए किसकी बायोकेमिस्ट्री में, ये अननोन ही रहने वाला है। इसलिए बहुत खूबसूरत तरीके से निकाल दिया फिजिशियंस को हैनीमैन साहब ने, कह के कि भाई जो आपके जरूरत की चीज है वो लॉर्ड ऑफ लाइफ ने आपके सामने पेश कर दी। जरूरत की चीज बोले तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जिसके द्वारा आप उसे क्योर कर सकते हो, है जी। जी बिल्कुल। तो आप उसी को लेके आगे बढ़ो। तो ये था फुटनोट नंबर 8। तो फिर से मैं इस लाइन को पढ़ दूं, कह रहे हैं इट इज मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन दैट प्रोड्यूसेस डिजीजेस, so that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal change, that is to say the whole morbid derangement of the internal dynamics, so that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time। यहां एनीमैन साहब कह रहे हैं कि जो फिनोमिना, मॉर्बिड फिनोमिना जो परसेप्टेबल है हमारी सेंसेस के द्वारा, वो एक्सप्रेस हो रहा है, जो हो रहा है जिसे हमारी सेंसेस उठा ले रही हैं, एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंज, वो उसके अंदर भी वही चेंज हो रहे होते हैं। दैट इज टू से होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायनेमिक्स, होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट जो इंटरनल डायनेमिक्स का है, वो हमारी साइंसेस के सामने वो घटनाक्रम परसेप्टेबल है बाहर साइन एंड सिम्टम के रूप में। इन ए वर्ड दे रिवील द होल डिजीज, अगर एक शब्द में कहें तो वो पूरे के पूरे डिजीज को वहां वो रिवील हो रहा है, खुला हुआ आ रहा है। काना उठ जा, काना बोल डालिया जा कूड़ा। Also the disappearance under treatment of all the morbid phenomena and of all the morbid alterations that differs from the healthy vital operations certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism। कह रहे एक शब्द में अगर हम कहें तो डिजीज पूरा का पूरा रिवील हो रखा है फिजिशियन के सामने, और आगे कह रहे also the disappearance under treatment of all the morbid phenomena and of all the morbid alterations that differ from the healthy vital operations certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism। जैसे वो अपीयर हो रहा है डिजीज के रूप में, वैसे ही उनका डिसअपियर हो जाना, किनका, मॉर्बिड फिनोमिना का, मॉर्बिड अल्ट्रेशंस का, जो कि हेल्दी स्टेट से डिफर कर रहे थे, उनका चले जाना, हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से जो डिफर कर रहे थे उनका चले जाना निश्चित रूप से रेस्टोरेशन है इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स का, एंड देयरफॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से होल ऑर्गेनिज्म की हेल्थ जो है वो रिकवर हो जाती है। तो भाव ये है इस बार एफोरिज्म का कि पहली बात तो ये है कि जो वाइटल डायनेमिक्स है, वाइटल फोर्स है, वही एकमात्र डिजीज पैदा कर रहा है, उसी का अफेक्ट होना, कोई मैटीरिया पिकेंस का मसला नहीं है वहां। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वो जो फिजिशियंस के लायक को जानने लायक है वो उसको दे दिया जा रहा है, और जो जो वो जान भी नहीं सकता वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत की भी चीज नहीं है, और जो डिजीज उसके सामने प्रकट हो रहा है मॉर्बिड डिरेंजमेंट के अल्ट्रेशंस के रूप में, उसका चला जाना भी निश्चित रूप से इस बात को तय करता है कि अब उसकी हेल्थ जो है ऑर्गेनिज्म की वो रिकवर्ड हो गई है पूरी तरह से, है जी।
तो किसी को अपना बिल्कुल पक्ष रखना बिल्कुल है, बहुत। कोई पॉइंट रखना भाई अमित। देखो ये क्या है कि मॉर्बिड फिनोमिना वो है जो सबसे पहले थॉट आया था, परसेप्शन कह लो, थॉट कह लो, कुछ भी कह लो। हम्म, फिनोमिना स्टार्ट होता है बॉडी का इंटरनली डायनेमिक के थ्रू। हम्म, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी क्लियरिटी से बता रहे हैं कि बॉडी के अंदर डिसीज कैसे आ रही है। हाँ अब हमारा काम, हम लोग करते क्या है कि वही परसेप्शन को ढूंढते हैं जिससे इसको डिसीज पैदा हुई है। हाँ, उस मॉर्बिड सबसे फिनोमिना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर सर, बड़े सर कहा करते थे कि तू यहाँ तक ठीक था, इससे पहले तुझे क्या हुआ ये बता। ये बता, बीमार होने वो से पहले मॉर क्या हुआ था। हाँ वो मॉर्बिड फिनोमिना ढूंढना है, वो है मॉर्बिड फिनोमिना। हाँ तो यहाँ हैनीमैन ने ना ये बताया कि भाई बॉडी के अंदर डिसीज आ कैसे रही है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। इसी इसी के पैरेलल बहुत बहुत ही खूबसूरत एफोरिज्म 81 है, जहां पे ये ऐसा ही और आगे की बात बता रहे कि भाई और कैसे आती है बॉडी में डिसीज। हाँ, 81 पढ़ देते हैं यहीं पे, लाइन टू हाँ तो लाइन मॉर्बिड। निकल लेते हैं एक बार। इवन दो हमने एसपी वो अगर जीएनएम की नॉलेज रखें तो कौन सा ऐसा इंसिडेंस है जिसके बाद मॉर्बिड फिनोमिना स्टार्ट हुआ और वहां से हमने हाँ सीखा कि कौन से ऐसे इंसिडेंट की मेमोरी है, इवन तो वो हाँ इंसिडेंट आया या नहीं आया, उस मेमोरी ने मॉर्बिड फिनोमिना आपका स्टार्ट ट्रिगर कर दिया। हाँ, हाँ कॉन्फ्लिक्ट, जिसको उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कहा या कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट बोला। ट्रैक क्या कहा, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल। आया जो इसने ये एसबीएस स्टार्ट करा, या कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बना हुआ है जिसकी हाँ वजह से ये ट्रिगर हो गया। बिल्कुल, ये एसबीएस ट्रिगर हो गया। बहुत अच्छी बात डॉक्टर सिमरन ने यहाँ जोड़ दी। हम्म दो तरीके से डिजीज हम्म स्टार्ट हो सकता है। एसबीएस, पहली बात तो समझ लो कि एसबीएस इज इक्वल टू डिजीज, एसबीएस को ही डिजीज कहते हैं। एक हम्म बात, अब ये एसबीएस होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिसेंट है या कॉन्फ्लिक्ट वो पीछे कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक के रूप में उसकी साइकी में इंस्टॉल हो रखा है, लेकिन हुआ तो पहले कभी उसके साथ वहां भी कोई घटना ही थी, है ना सिमरन। बिल्कुल। अब जी वो जी घटना, जी बिल्कुल। वो बल्कि इसको मॉर्बिड फिनोमिना से ज्यादा भाव मेरा आ रहा है कि वो मॉर्बिड फिनोमिना अभी लेटेस्ट है या वो मॉर्बिड फिनोमिना का ट्रैक बन चुका है पीछे कहीं मेमोरी में। बिल्कुल। अब अब उस मॉर्बिड फिनोमिना के बाद फिर चलेंगे अल्ट्रेशंस, इंटरनल चेंज। हम्म वो जो अल्ट्रेशंस हैं, मॉर्बिड अल्ट्रेशंस की तरफ बढ़ेगी बॉडी, इसमें मॉर्बिड अल्ट्रेशन भी आया। तो पहले मॉर्बिड फिनोमिना हुआ, फिर उसके बाद वाइटल फोर्स डिस्प्लेस हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो फिर मॉर्बिड अल्ट्रेशंस हुए, और यही मॉर्बिड अल्ट्रेशंस पैथोलॉजिकल रिजल्ट हैं। जी मॉर्बिड हम्म फिनोमिना एज सच पैथोलॉजिकल रिजल्ट नहीं है, लेकिन मॉर्बिड हम्म अल्ट्रेशंस इन द फंक्शन, मॉर्बिड अल्ट्रेशंस इन द टिश्यू, ये डिजीज उसके रूप में, डिजीज के रूप में डिसीज फॉर्म। रिप्रेजेंट जी होने लगते हैं। हाँ अमित। अब बिल्कुल देखो, अब यही फिनोमिना ना 81 बताएगा कि हमारे पिछले जन्म के जो पिछले एंशियंट हैं, हाँ पिछले इसलिए एलियंस, जी ये हाँ, ये 81 यहाँ। हाँ मैं पढ़ूं, जी जी 81 को मैं पढ़ प्लीज। देता हूँ, पढ़ के ही निकल लेंगे, लंबा है। जब उसका नंबर आएगा जब डिटेल कर देंगे। तो 81 में यहाँ कैसे कह रहे हैं जुड़ते हुए, अमितपाल भाई कह रहे हैं जैसा कि द फैक्ट दैट दिस एक्सट्रीमली अनसेंट इन्फेक्टिंग एजेंट हैज ग्रेजुअली पास्ड in some hundreds of generations through many millions of human organisms and has बिल्कुल and has thus attained an incredible development renders it in some measure conceivable how it can now display such innumerable morbid forms in the great family of mankind, particularly when we consider what a number of circumstances
circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases. ब्रैकेट में कह रहे हैं सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा, यानी कि मॉर्बिड फिनोमिना के बाद वहां पर वो सोरा ही आया और फिर वो हजारों ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हुए, मिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हुए हजारों पीढ़ियों को गुजरता हुआ वो एक अच्छे खासे लेवल तक डेवलप हो चुका है। Besides the indescribable diversity of man in respect of their congenital corporeal constitutions, so that it is no wonder if such a variety of such a variety of injurious agencies acting from within and from without, and sometimes continually on such a variety of organism permeated with the soric miasm, should produce an innumerable variety of defects, injuries, derangements, and sufferings, which have hitherto been treated of in the old pathological works under a number of special name as disease of independent character. तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से जुड़ा ये। बेसिकली जब ये मॉर्बिड फिनोमिना आया क्रोनिक केस के लिए स्पेशली, तो वहां पर कहते हैं इसमें ये सोरा आ गया है। तो यही हाँ, अब यही सोरा अगर वहां पर एक तो ये अल्ट्रेशंस वहीं के वहीं पैदा कर सकता था, कर दिया जो वहीं, और इसमें एक चीज और जुड़ गई जो अमित भाई ने यहाँ जुड़वाई है अभी, यही जो मॉर्बिड फिनोमिना है, यदि इसको क्योर नहीं किया गया, ओल्ड स्कूल के द्वारा जैसे नहीं किया गया था कभी, तो ये फिर मिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के से गुजरता हुआ, सौयों पीढ़ियों के थ्रू गुजरता हुआ, ये इसने एक लेवल अटेन कर लिया है डेवलपमेंट का, इवोल्यूशन का। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं 81 के थ्रू के भले ही चाहे डिफरेंट वैरायटी के कॉन्स्टिट्यूशन या कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हैं, कुछ भी हैं और उनमें अलग अलग कितनी भी तरह के डिफेक्ट्स आए हैं, कितने के तरह के डिस्टोर्शन आए हैं, जितने भी आज हम डिजीज के रूप में अलग अलग टर्म्स के रूप में पैथोलॉजिकल बुक्स में हम पढ़ते हैं, वो सब इसी की देन है, इसी के वजह से हुए मॉर्बिड अल्ट्रेशंस का ही परिणाम है। तो ये 81 इस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और कोई अपना भाव रखना चाह रहा है? बस इसी 81 में ये वो सीड, सॉइल और सिचुएशन वाली चीज भी समझ में आ रही है। हाँ, ये जो इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स हैं, ये वो सीड है जो मॉर्बिड फिनोमेना के इन्यूमरेबल फॉर्म्स आ रहे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद लिखा है पर्टिकुलरली व्हेन वी कंसीडर व्हाट अ नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हाँ, तो ये सर्कमस्टेंसेस वो सिचुएशन होंगे हाँ, जो सीड हाँ, होंगे। हाँ, ये और इसके बाद हाँ, और 3-4 लाइन नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो लिखा है कि देयर कंजेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस। हाँ, तो कंजेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस ये वो सॉइल होंगे। यस, बिल्कुल। तीनों जरूरी होंगे। हाँ, तो हाँ बेटा देखो, सीड क्या था? सोरा, मॉर्बिड फिनोमिना के रूप में। सॉइल क्या है? कंजेनाइटल कॉन्स्टिट्यूशंस। और सर्कमस्टांसेस क्या है जो अब उनके साथ अब हुआ था, अभी जो परसेप्शन लिया हाल फिलहाल में, जो घटना अभी प्रेसिपिटेबल कॉज, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ये हो गया सर्कमस्टांस से रिलेटेड। अब दो दोस्त हैं, दोनों ड्रिंक करने लगे, एक को लीवर खराब हो गया, एक को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। तो बेसिकली जिसका लीवर खराब हो गया, इसमें एक सीड था, उसकी सॉयल बनी ऐसी, बाद में कंजेनाइटल कॉन्स्टिट्यूशन उसका ऐसा था अमितपाल, और बाद में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का काम कर गई अल्कोहल।
तो इसलिए हर कोई शराब पीने वाले के लीवर खराब नहीं होते, हर एक किसी गुटखा खाने के वाले के मुंह में कोई कैंसर नहीं बनता, हर एक स्मोकिंग करने वाले के फेफड़े खराब नहीं होते सभी के। किसके होते हैं? जिसकी सीड, सोयल और सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन तीनों मैच कर गई। यहाँ इस बात का सर भी ऐसा जवाब भी मिल तो होता गया। है कि जिसने हाँ भैया, सर जैसे कोई जो ड्रिंक नहीं करता बिल्कुल भी, उसका भी लीवर खराब हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, कि इसका मतलब कुछ और भी है जो कि हाँ जो नहीं, वहाँ पे बिल्कुल अफेक्ट बिल्कुल करेगा। अकेला अल्कोहल ही प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। और बल्कि अगर बहुत अच्छी बात वैसे बात इसलिए खुलती है, बेसिकली लीवर जो खराब अल्कोहल से हुआ वो अल्कोहल से नहीं हुआ महावीर। हाँ क्योंकि अगर हम जीएनएम की लाइट से देखें, रोशनी में देखें, तो लीवर का मतलब है वेल्थ। वेल तो फाइनेंस किसी का। ड्रिंकर्स की जब तक उसकी पैसा जेब में है, जेब में पैसा है, तब तक उसका लीवर खराब हो ही नहीं सकता। जब उसे लगने लगेगा फैमिली का क्या होगा, जब उसके लगने लगेगा यार ये तो सारा ही पैसा इसमें बर्बाद हो गया, अब कैसे जीवन चलेगा, तब लीवर अफेक्ट होगा डॉक्टर सरे, उसका भी। जी सर। तो फिर हम बहुत बहुत अच्छी बात आपने जोड़ दी और होना भी करेक्ट चाहिए था। यही गुंजाइश से होती है कि हम मान लेते हैं ना लीवर अल्कोहलिक का मैंने एग्जांपल ले लिया, लेकिन गुंजाइश से हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड, उसके अंदर परसेप्शन आ गया। अब जैसे अक्सर लीवर को फिर मैं रिपीट करूं, वेल्थ से जोड़ते हैं, और जो ड्रिंकर्स होते हैं पीते 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 एक तो वो काम नहीं चलता, उनका काम करना बंद, जो पैसा जेब में था पैसा चला गया, घर में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, फीस नहीं जा रही। अब वो बंदा फंसता है, जो बंदा फंसता है इधर वेल्थ से रिलेटेड पुअरिटी में, स्टार्विंग में, उसका लीवर जाएगा डॉक्टर सरे। जी सर। हाँ जब यह कोई बात ना, इकोनॉमी खराब कर देंगे घर की वो। हाँ ठीक है, तो इसलिए चीजें आपके सामने, हाँ मित्र, मैं कह रहा हूँ वो इकोनॉमी खराब कर देंगे, फाइनेंस की कंडीशन खराब कर देंगे, तो फिर ये फेस आनी है, फिर उसका लीवर दिक्कतें ऐसे रहेंगी। जाएगा। तो यहाँ ऐसे बहुत करके अच्छी बात जुड़ गई डॉक्टर श्रेय की तरफ से कि कौन सा ऑर्गन जा रहा है शराबी का, ये भी देखना है। कई शराबियों की साइकी खराब हो जाती है, कई शराबियों का पैंक्रियाज खराब हो जाता है, कई शराबियों को आज की टीबी हो जाती है, कई शराबियों को हेमोरॉइड्स होती है, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, है ना। तो बेसिकली शराब को ना मान के ट्रिगरिंग फैक्टर ले लो, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ले लो। तो फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो है कौन से चीज को, कौन से ऑर्गन को, टिश्यू को गिराएगा उस बंदे के जिससे रिलेटेड उसको परसेप्शन आया। सर जैसे कि ये मैंने एक पेशेंट को देखा था, वो बहुत अल्कोहल पीता था, लेकिन उसको स्ट्रोक आ गया था, पैरालाइज हो गया वो। स्ट्रोक आ गया ना, बिल्कुल। हाँ। तो उसको स्ट्रोक आ गया। हाँ। लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पे शुरू हुए, जैसे कहते हैं ना सोशल स्टिग्मा है हमारी साइकी पे भी कि अल्कोहल से लीवर खराब होता है। अमिताभ बच्चन साहब ने मूवी में कह के सबको याद दिला दिया ये तो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कुल मिला के हाँ बेटा, हाँ, यही समझना होगा कि किसी भी डिजीज का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए सीड, सॉइल, सिचुएशन तीनों चीज की जरूरत चाहिए बस। लेकिन सीड जरूर को मिलेगा अंदर, सो रहा कहीं ना कहीं उसका, और फिर उसका अगर धरती में बस टमाटर का बीज नहीं है तो टमाटर का पौधा हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं कभी बाहर। हाँ बिल्कुल, है ना, तो सीड तो होना जरूरी है। सेम वही सॉइल भी वैसा होना चाहिए जो उसको फेवर कर सके, और वो सिचुएशन। और पता है अब बड़ी अच्छी बात यहाँ और मुझे समझ में आ रही है कि ये किसका लीवर जाएगा, किसको ब्रेन स्ट्रोक होगा, किसका पैंक्रियास जाएगा, ये उसके कंजेनाइटल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंजेनाइटल कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सॉइल तैयार कर रहा है, और सीड उसका पीछे सो रहा है, किसी भी रूप में अफेक्टेड हुआ, और सिचुएशन आ जाएगी जो उसकी अभी करंट की घटनाएं हैं जिसने उसको प्रभावित किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ जुड़ी बात। और भाई और कुछ कहना है किसी को?
और देखो जो वो सोरा चला आ रहा है वो 100 ऑफ जनरेशन का है हाँ, पीछे से क्या है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये रोज समझ के में आ रहा कि वो कभी क्योर हुआ ही नहीं आने के बाद, हाँ हम्म, उसको राइट ट्रीटमेंट मिला ही नहीं डॉक्टर दीपशिका कभी। जी जी बिल्कुल। हम्म, हाँ सिमरन। तभी तभी कहते हैं ना कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलना ही है। यदि आप उससे डर के भागोगे तो यदि अपने आप जैसे आजकल होता है ना कि सबने सुसाइड करना इजी समझ लिया है, हाँ तो ये कॉन्फ्लिक्ट लेके वो आगे भी जाने वाला है। मतलब वो चीज खत्म नहीं होती उसकी ना, वो चलती रहती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो डॉक्टर संगमित्रा आप सही कह रहे हैं, यही है। जीवन और देखो एक और चीज भी है कर्मा से। एक हाँ फैमिली में कैंसर चला आ रहा है जैसे हाँ, आपके जो कर्मास थे कर्मास के अकॉर्डिंग उस फैमिली में आ गए हाँ तो आपने भी वो जीन पीछे जो कैंसर वाला था वो कैरी ऑन कर लिया हाँ ना। हाँ तो ये जो मतलब कर्मास के अकॉर्डिंग ही सोरा साइकोसिस सिफिलिस ये सारे कर्मास पे भी बहुत डिपेंड है। हाँ बिल्कुल, कर्माज पे बेसिकली सोयल सोयल क्रिएट होएगी दोस्त। कर्माज कर्माज को देखें तो तीन कर्माज हैं, जो जी कारण शरीर है, तीन कर्माज हैं, सात्विक कर्म, तामसिक कर्म, राजसिक कर्म। तो जो तामसिक है वो सिफिलिस है। यदि किसी के पीछे सिफिलिटिक है तो उसका जो कंजेनाइटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिफिलिटिक प्रोसेस के प्रोन होगा। कोई भी चीज आएगी तो उसकी सोयल उधर एक तरह से सिफिलिटिक एक्सप्रेशन देगी। और अगर पीछे कर्मा राजसिक है तो साइकोटिक पैथोलॉजी होगी। और अगर पीछे कर्मा में सात्विकता ज्यादा रही है तो वहां पर उसको फिजियोलॉजिकल डिजीज होके निकल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात बहुत अच्छी सी अभी डॉक्टर संगमित्रा कह रही थी, कर्मा कुछ ऐसे होता है कि अगर एक बार कर्मा बना तो कर्मा बना तो इसका मतलब पीछे सीड आ गया। अब वो सीड अगर उसको सरकमस्टांसेस ना मिले, सोयल ऐसी ना हो, फर्टाइल होए, तो वो सीड की तरह पड़ा रहेगा। वो सीड की तरह पड़ा रहेगा। और वो जब भी जिंदगी में आएगा, चाहे वो सोरा का सीड हो, चाहे सिफिलिटिक कैटेगरी का एक्सप्रेशन वाला सीड हो, चाहे साइकोटिक का हो, वो जब भी आएगा तो वो घटना के रूप में आएगा, डिजीज की या फिनोमिना की। वो निकल के भी ऐसे जाएगा। हाँ बेटा। अदरवाइज तो बॉस उधर लेसर राइट वो फुट नोट फॉरवर्ड नोट में लिखा है ना, नो पर्सन, जब वो डिटैच होता है सोल तो नो पर्सन कैन बी फ्री फ्रॉम सोरा। वो सोरा सोरा तो हमारा इंसान उसके बिना तो है ही नहीं। दैट मीन सोरिक डिफरेंस। उसको ये दोनों सिचुएशन उसमें हमारा जो फॉरवर्ड नोट में लिखा हुआ है वो यही तो है कि वंस डिटैचमेंट इज हैपन तो वो तो आ गया। अब उसको सिचुएशनली चीजें दोनों मिल गई तो वो फ्लरिश हो गया, हाँ और हाँ नहीं मिली हाँ तो मतलब वो चल रहा है, हाँ। और डॉक्टर वो हैरिंग साहब का बैलेंसिंग था है। ना सिमरन। हाँ जी हाँ जी जी डॉक्टर हैरिंग जी साहब जी जी की फुटनोट में है। तो अगर एक बार, फॉरवर्ड। हाँ इस ये बहुत अच्छी सी छोटी सी आपने ओपन कर दी एक चर्चा हल्की सी। बेसिकली इसको वहां लेके जाएंगे। अभी मैंने कल परसों पोस्ट भी डाली थी, बल्कि सिमलिया सिमलीबस के ओरिएंटर करके मेरे स्टेटस पे थी। तो बेसिकली होता क्या है कि वो आत्म तत्व जब अलग हुआ, परमात्म तत्व से आत्म तत्व जब अलग हुआ, तो उसमें जब ये करप्शन आ गया, ये सोरा सिबलिस का, तो वो जीवात्मा जीव देह भाव आ गया उसमें। अब वो जीवात्मा बन गई, एक तरह से उसकी डेजिग्नेशन उसका जीवात्मा का हो गया सोरा के आने की वजह से। और अब वो जब तक इसको वापस इसको रिस्टोरेशन उसका ना हो जाए, उसको पूरा ना कर ले उस प्रोसेस को, तब तक वो आत्म तत्व वाली स्टेट में नहीं आ सकता। तो ये जो जर्नी है डॉक्टर सिमरन आपने जो उठाई है फॉरवर्ड नोट से, तो जब तक उसका वो सोरा, जब तक वो परमानेंटली एनिलेट ना हो जाए किसी माध्यम से,
तब तक वो इस जर्नी को आगे की तरफ को लेता चला जाएगा। बिल्कुल और जब वो उसमें बल्कि ये एक भी आता है, बॉस से बात हुई थी एक बार मेरी, डॉक्टर टीपी सिंह बॉस से, बहुत अच्छा समझाते हैं वो इसको। वो कहते हैं जब तक उसको कहा जाता है कि ठीक है अब तू सब कुछ जान के मेरे पास वापस तब आएगा, हाँ, इस यूनिवर्स को बिल्कुल पूरे को प्रोसेस से गुजर के तब मेरे पास अब तू आ। तो बेसिकली जब तक समझने की हाँ बेटा, मतलब बस मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे कि हो रहा था ना कि अपने को सिचुएशनली 3 फैक्टर्स पीएसएम में भी पढ़ते थे, 3 चीजें जरूरी हैं, सॉइल, सीड और सर्कमस्टेंसेस किसी एपिसोड को होने के लिए। हाँ तो मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रही थी, आप बताइएगा कि वो ठीक है कि अदरवाइज तो हमारा सीड तो पड़ा ही हुआ है ना वहीं से, तो हाँ उसको हम ऐसे कर, क्योंकि अगर हमें वो जर्नी तय करनी है सीखने के लिए तो हमें ऑल्टरेशंस डेविएशंस तो करने ही पड़ेंगे, हाँ तभी तो हम वो जर्नी कंप्लीट कर हाँ पाएंगे। हाँ। और तो वो मैं हाँ, हाँ वो तो मैं बस अल्ट्रेशन वही और हाँ चेंजेस यदि आप प्रपोर्शन में करते जा रहे हो तो हाँ आप इवोल्यूशन में जा रहे हो, इवोल्यूशन में जा रहे हो, और इवॉल्व बिल्कुल होते होते आपको वहीं पहुंच जाना जहां से आप आए थे। बिल्कुल और यदि ये अल्ट्रेशंस और ये इम्पर चेंजेस ये इम्प्रपोर्शनेट आ रहे हैं तो हम्म आप डिजीज में फंस गए। जी तो बिल्कुल है ना, तो इसलिए मलिक सर ने एक बार बोला था डिजीज आर फ्रेंड। जी जी तो जी डिजीज आपको बिल्कुल हमेशा इवॉल्व करने के लिए आता है। हम्म अब अगर आप उसको इवोल्यूशन की तरह से लोगे तो आप अगली सीढ़ी पे चढ़ जाओगे, नहीं तो आप वहीं फंसे पड़े रहोगे। जी 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 तो बेसिकली अच्छा ये कब तक चलेगा फिनोमिना? ये जब तक चलेगा जब तक आपके कर्म प्रारब्ध कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाओगे आप। जब तक एक कर्म भी बचा है, ये कर्म ही है जी सीड बेसिकली। जी ये कर्म ही, बिल्कुल ये कर्म बंधन या कर्म कोई बना तो यही सीड है। अब ये जी अब ये सीड कैसी सॉइल में पड़ा है वो वैसा एक्सप्रेशन देगा, सोरिक देगा, सिफिलिटिक देगा या साइकोटिक देगा। जी 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 तो बिल्कुल सीड तो एक तरह से नीड हुआ, या नीड कह लो या डिजायर हुई, बल्कि सेंस हम्म कहते हैं ना जी जी आदम और जी हवा का जो जिक्र आता है उसके एप्पल खाने की इच्छा जगी, ऐसे बोलते हैं ना बाइबल में। तो वो जो ये जो डिज्नी है इच्छा बिल्कुल या कामना, इसको कह दो कामना, कामना ही आपका इस दुनिया में आने का आधार है। कामना रहित हो गए तो आप इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं बनेंगे फिर कभी। सेल्वेट जी 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 बिल्कुल तो ये ऐसे है बेटा, बहुत अच्छे से जुड़ता है अध्यात्म भी इससे, और बिल्कुल क्लियर हो जाती है ये चीज अध्यात्म के थ्रू अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो। चलो जी जी ठीक है, बिल्कुल यहीं रुके बेटा, और कुछ कहना है किसी को? यस सर। जी सर आपने बताया जैसे कामना रही तो दोबारा जन्म होगा, इसी चीज को हमारे साहब सर कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, कामना इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट। जब तक सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक आप जन्म लेते रहोगे। हाँ, लेकिन हैमर साहब का थोड़ा सा शरीर पे ज्यादा काम है। तो बेसिकली यस सर। शरीर मुक्त होना अलग बात है और डिजीज मुक्त होना अलग बात है। तो जो हैमर साहब का जो लिटरेचर जुड़ता है डॉक्टर चौहान, वो जुड़ता है एक हार्मनी के साथ। एक हेल्दी हेल्दी ऑर्गेनिज्म कब होगा? जब उसके एसबीएस नहीं होगा उसमें कोई। तो वो तो एक यस सर। हेल्दी ऑर्गेनिज्म तक बात है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म भी क्यों है दुनिया में, उसका भी कोई रीजन है। वो लेके यस सर। जाएगी आपकी कर्मा की तरफ, हम्म है ना। तो जो हैमर साहब हैं, हैमर साहब का डिजीज प्रोसेस को ना चले किसी बॉडी में, या वो केवल और केवल फिजियोलॉजिकल लेवल पर ही चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एसबीएस ना आए। क्योंकि जब तक आप इस मृत लोक के हिस्सा हैं तब तक आप पर अटैक आएगा। यस सर। हाँ, जब तक हम ये बोलते हैं ना ये नश्वर दुनिया का हम हिस्सा हैं तो हम अटैक फ्री हो जाएं डॉक्टर चौहान, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन वो जो अटैक है उसके बाद फिर हैमर साहब की एंट्री होती है कि यदि वो अटैक आपकी बॉडी उसको कंपनसेट कर लेती है तो आप हार्मनी में चलते रहेंगे।
और यदि उस अटैक को लेकर के आपकी बॉडी, आपकी गाड़ी ट्रैक से उतर गई, यस सर। तो फिर आप डिजीज में चले जाएंगे। तो जब तक आप हार्मनी में चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं कहीं इंडिस्पोजिशन हुआ, ठीक हो गया, या फिर वो हर्डल आ रही है, वो हर्डल बोलो इन अटैक्स को, इन हर्डल को पार कर गए या अटक के वहीं गिर गए। तो ये हर्डल्स की बात से शुरू होते हैं जीएनएम वाले। लेकिन इस दुनिया में किसी का अस्तित्व होना ही उसका आधार कर्म है, कोई ना कोई। और फिर कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब है आपका इधर आना ही नहीं। लेकिन हमारी एक लिमिटेशंस है एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन, हम डील कर रहे हैं इस बॉडी को, हमें कर्म मुक्त नहीं कराना है किसी को, ठीक है। वो भगवान का हिस्सा है, वो उसकी अपनी डेस्टिनी है। लेकिन हम अपनी लिमिटेशन जाने, जो अभी इस एफोरिज्म नंबर 8 में ही आई थी, कि वो शायद हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, हमारे क्षेत्र की बात है ये कॉर्पोरियल बॉडी और मेंटल बॉडी को हेल्दी रखना। ये हमारे वर्कशॉप का ये काम है बस केवल। अब वो गाड़ी बने ही ना दुनिया में, वो हमारे क्षेत्र की बात ही नहीं है, नहीं तो फिर हम अपना हद पार कर जाएंगे। बिल्कुल। यस सर। तो ये कुछ ऐसे है। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं यहीं हैं। जी जी जी। यस सर। ओके, सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सबका भाई। राम राम। राम राम सर। राम 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 राम।